ठीक है। तो चैप्टर 1 रिलेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि अगर x बिलोंग करता है a को तो x कॉमा x बिलोंग करेगा r को। ये बात ध्यान रखना, यानी कि अपने आप से ही तुलना करेगा, ठीक है। और जो भी कंडीशन लगेगी वो यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर x कॉमा y दो हैं और वो बिलोंग करते हैं r को, तो y कॉमा x यानी इसका जो रिवर्स है वो ही बिलोंग करना चाहिए r, यानी जो भी कंडीशंस लगेगी उसके हिसाब से ये बिलोंग करने चाहिए। तीसरी हमारे पास क्या होती है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में दो चीज़ें होती हैं। पहली तो ये होती है कि अगर x कॉमा y बिलोंग करता है रिलेशन को, तो y कॉमा z बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन को, तो हो सकता है हमारा ट्रांसिटिव हो। अगर x कॉमा y बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, y कॉमा z भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो फिर हमारा x कॉमा z भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ये तीन चीज़ हमारे रिलेशन पे चलेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग देखते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे ये ऐसा दे दिया जाए, जैसे यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप मान लीजिए कि एक रिलेशन दे रखा, सेट दे रखा ए, जहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 एंड 5। उसने आर इस प्रकार से कहा है कि ए कॉमा बी सच दैट, जहाँ पे ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी नंबर आए इज मल्टीपल ऑफ 2 हो, मल्टीपल ऑफ 2 हो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल ऑफ 2 बोल सकता है, 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी बोल सकता है। क्वेश्चन करने का तरीका सबका एक जैसा ही होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमने देखा कि हमारे पास क्या 1 ये सेट में है कि नहीं है, आपने कहा यस सर है। तो अब इसका आर यानी कि हम निकालते हैं क्या 1 कॉमा 1 ये बिलोंग करेगा रिलेशन को, यानी कि अगर 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 में 2 का डिवाइड चला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 कॉमा 2 रख देंगे तो वो भी 0 आएगा, उसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड चीज के लिए, फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में अगर हम आते हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आ जाए, 2। जैसे 3 में से 1 को माइनस करिए, आर हमने निकाल लिया, 3 कॉमा 1 हो सकता है, 5 कॉमा 1 हो सकता है, 5 कॉमा 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, कोई और नंबर आ सकता है, 4 कॉमा 2 भी हो सकता है। इन सभी का रिजल्ट जो आएगा उसमें 2 का डिवाइड जा रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमने कहा कि 3 कॉमा 1 ये बिलोंग करता है आर को, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। 3 में से 1 माइनस करो, आ जाएगा। तो क्या 1 कॉमा 3 हो सकता है, आपने कहा यस सर ये भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये थोड़ी बोला था पॉजिटिव नंबर, उन्हें बस मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर 1 में 3 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 2, और वो भी डिविजिबल होगा। तो इस हिसाब से क्या ये हमारा सिमेट्रिक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक। तीसरा निकालते हैं फॉर ट्रांसिटिव के लिए। तो ट्रांसिटिव में हमारे पास क्या होगा, हमने कहा भाई 1 कॉमा 3 बिलोंग करता रिलेशन को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 डिविजिबल है। 3 कॉमा 5 निकालना है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो कुछ आ रहा है वो डिविजिबल है 2 से, क्योंकि 3 में से 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या 1 में से 5 को करेंगे तो आपने कहा यस सर ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 का डिवाइड जाता है, अर्थात ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों हमारे यस आ रहे हैं, और जो तीनों के तीनों यस आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्या ये बात समझ आ गई, जब तीनों चीज यस आएंगे तो इक्विवेलेंस होगी। अब हमारे पास चाहे यहाँ पर मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले, चाहे 2 बोले 3 बोले, सब करने का तरीका यही होगा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छा, आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल को ले लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा हो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है।
इसी तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा हो जहाँ पे कहेगा आर, ठीक है, सच दैट एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, वेयर एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, कोई भी नंबर नहीं है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए होता था, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास कोई नंबर x है, वो नंबर बिलोंग करता है सेट A में, तो जो हमारा x कॉमा x है अपने आप में तुलना करेगा, वो बिलोंग करना चाहिए R में, यानी कि अगर हम x में से y को माइनस, x में से x को माइनस करते तो क्या आएगा, 0, विच इज, क्या 0 में 5 के डिवाइड हो सकता है, मीन्स हमने विच इज डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, पहली बात हो गई, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा हम निकालते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, तो हमने कहा कि x कॉमा वाई बिलोंग करता है किसको, r को, मीन्स अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी नंबर आएगा इज डिविजिबल बाय 5 होगा। हमने से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस y माइनस x ये भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से, क्योंकि y माइनस से तो अंतर है, उसने नेचुरल नंबर तो नहीं बोला, उसने कहा खाली आपको डिविजिबल होना चाहिए, अगर नेचुरल बोल देता देन ये दिक्कत हो जाती, तभी रॉन्ग हो जाता, क्योंकि माइनस आगे लग रहा था और वो नेचुरल नहीं होता, तो दिक्कत, पर ये नेचुरल नहीं बोला, उसने बोला केवल डिविजिबल करना है, तो ये बात जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए x आ गया था तो यहाँ x आ गया था, यहाँ y आ गया तो यहाँ y था, अब क्या यहाँ कौन आ गया, y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y कॉमा x वो बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को, तो सो इट इज सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब हम आते हैं किसके लिए, हम लोग आते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव, तो जो ट्रांजिटिव हम लोग आएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई दे रखा था, ये बिलोंग करता रिलेशन को, मीन्स हमारे पास x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल होगा 5 से। y कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है r को, तो y माइनस जेड जो होगा वो भी डिविजिबल किससे होगा, वो भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 5 से। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है हमारी सेकंड, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट करने से y इस ऐड करेंगे, नॉट सेपरेट, ऐड करेंगे, तो y से y क्या हो गया, बचा क्या, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे देखेंगे तो x आ गया, पीछे कौन हो गया, z, ये किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंस आ गया। हाँ। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल सकता है, जहाँ पे आपके नंबर्स नहीं होंगे, सीधे इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसको आप इस तरह करेंगे, ठीक। चलिए अगला टॉपिक है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में आते हैं, तो अगला टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात हमारे पास जो आती है वो आती है 1-1, क्या आती है, 1-1 फंक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सेट A है और कोई सेट B है, सेट A के जितने भी एलिमेंट्स दिए जाएं उन सब का सेट B के साथ सिंगल एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन बन रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग 1-1, वन एलिमेंट का 1-1 ही इमेज बन रही है, उसको हम लोग कहेंगे 1-1 फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा की यहाँ पर इमेज बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हमने मान लीजिए ये 1 की भी A है और 2 की भी है, ठीक है, 3 की ये है और 4 की भी है, 5 की भी है, तो हमने यहाँ रखा है, इसको कहेंगे मैनी वन, क्या कहेंगे,
मैनी वन। जब हम सेट ए से चेक कर रहे हैं, किसी सेट ए से बी के लिए जा रहे हैं, क्या बात समझोगे। अब इसके आगे जब चलते हैं तो जो ये 1 1 फंक्शन होता है इसी को हम लोग इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन फंक्शन भी कह रहे हैं। अगर वहाँ पे इंजेक्शन लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब यही पूछ रहा है 1 1 फंक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ये हमारा मैनी वन हो जाए तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। नेक्स्ट आता है अगर हम सेट बी से देखते हैं, अभी सेट ए से देख रहे थे, जो 1 1 होगा वो मैनी वन नहीं होगा, और चेक खाली 1 1 को करना। अगर 1 1 आ जाए तो समझ जाना मैंने। अब इसका एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि अगर fx1 बराबर है fx2 के, fx1 बराबर है ये सबसे मेन है, ध्यान दो। अगर fx1 बराबर है fx2 के तो x1 बराबर आना चाहिए x2 के। अगर ये बराबर आ गया तो 1 1 है, ये 1 1 है। अगर ये x1 x2 के बराबर ना आए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन। यानी कि अगर fx1 बराबर है fx2 के लेकिन x1 बराबर x2 के नहीं है तो मैनी वन है। अगर बराबर आ गया तो वो 1 1 है। तो एक को चेक कर लो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब एक दो एग्जांपल इसके देखें, क्लियर हो जाएंगे। फिर हम निकालते हैं सेट बी से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास चाहे ये वाला हो, ठीक है, चाहे ये वाला हो, सभी की देखिए आप प्री इमेज बन रही है। सेट बी से चेक कर रहे हैं, सभी की प्री इमेज, इसकी सिंगल सिंगल बन रही है, इसमें यहाँ पे डबल बन रही, डजेंट मैटर, पर सबकी एक प्री इमेज बन रही नहीं बन रही है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग सेट बी से जब चेक करते हैं उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। हाँ। लेकिन अगर हमारे पास सेट बी में एक भी एलिमेंट बच जाता है, एक भी एलिमेंट बच जाता है तो भाई हम कहेंगे ये हमारा इनटू फंक्शन है, ये हमारा इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन है। अब जो ऑन टू फंक्शन होता है उसका एक और नाम आता है सर्जेक्शन, ठीक है। यार ना हो सकता है बोर्ड एग्जाम में सीधे आपसे ना पूछा तो सर्जेक्शन बोल दे कि प्रूव करिए जो दिया गया रिलेशन वो सर्जेक्शन है, तो आप समझ जाइए दिया गया फंक्शन हमारा सर्जेक्शन है। तो कंफ्यूज मत होना कि मतलब ऑन टू को सर्जेक्शन कहते हैं और 1 1 को इंजेक्शन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब एक आता है बाइजेक्शन, एक वर्ड और आ जाता है, क्या हो जाता है, बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो, क्या हो, ऑन टू फंक्शन, मतलब ये दोनों चीज इसमें अप्लाई हो रही है, वही हमारा क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन। ये बच्चे गलत करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी मैंने सबकी बताई दी, मतलब थ्योरम सभी बता दी है कैसे क्या करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें एक बात है, इसको क्या कहते थे, पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, इसको हम लोग कहते थे रेंज, इसको हम लोग कहते थे डोमेन। तो जब हमारा डोमेन और रेंज दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, ऑन टू। लेकिन अगर हमारा रेंज को डोमेन के बराबर होती है, रेंज हमारी को डोमेन के, मतलब को डोमेन मतलब होता है सारे एलिमेंट जो छोटे हो जाए ना छोटे हो, तो जो रेंज हमारी होती है को डोमेन के बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे ताकि क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है f n to n, मतलब नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर साथ दे रखा है, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर साथ दे रखा है, जहां पर fx बराबर आपसे कह रहा है 2x, और आपको चेक करना है ये जो फंक्शन है वो 1 1 है बट नॉट ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, तो कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था 1 1 के लिए क्या होता है fx1 बराबर fx2, तो हमने यहाँ पे लिखा पहले fx1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x1, fx2 तो बराबर क्या हो जाएगा 2x2। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, फॉर 1 1 के लिए क्या था, fx1 बराबर होना चाहिए fx2, रख दो भाई, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, क्या आ गया x1 बराबर x2, और ये अगर दोनों बराबर आ गए तो ये हमारी पहली चीज़ तो क्या हो गई, पहली चीज़ हमारी क्या हो गई बताइए, 1 1 फंक्शन। अब हमको चेक करना है क्या ये ऑन टू है कि नहीं, अगर ऑन टू है तो फिर गलत हो गया क्योंकि उसने कहा था नॉट ऑन टू, तो चेक करते हैं। अब जो ये fx लिखा है इसको हम y के बराबर ले लेंगे, नाउ फॉर इनटू, हमने क्या कर दिया, जो fx था उसको y ले लिया और यहाँ लिख दिया 2x, तो ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रखा y अपॉन 2। तो अब आप चेक करिए, इफ
y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2। तो 1 हमारा क्या है, y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, पर x बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर को। क्या कर रहा है, x बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो क्या ये रिलेशन बन रहा है, नहीं ना। सो इट इज, ठीक है, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, इस तरह क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है। देखिए अब एक टॉपिक और आ जाता है, ये 1-2 नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमको गॉफ, ठीक है, या फॉग, या फिर गॉग, और या फिर फॉफ, ऐसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। हमसे कह रहे जो f है वो R2R का दे रखा है, जहाँ पे fx हमारे पास cos x दे रखा है, ठीक है, और g हमारा जो दे रखा है वो R2R दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे gx हमारे पास क्या दे रखा है, gx हमारे पास 3x² दे रखा है। आज से कह रहा है बताइए इसका फॉग क्या होगा, फॉग क्या होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि f के अंदर gx का फंक्शन रखना है, f के अंदर x का फंक्शन, तो ये x के gx कर देना है। तो gx का फंक्शन क्या था, 3x²। तो यानी कि आपने क्या किया, जो cos x लिखा है उस x की जगह आपको लिख देना है 3x²। x की जगह क्या लिख देना है, 3x²। इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे, ये बन गया हमारा फॉग। अगर वो गॉफ पूछता तो हम क्या करते, अब g के अंदर किसका फंक्शन रखते, fx का रख देते। यानी कि ये क्या लिखा है 3, और x की जगह हम लिख देते cos x, यानी क्या आ जाता है cos x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, गॉफ बन गया। अब अगर वो कह देता कि हमें गॉग बताइए, यानी कि gx के अंदर gx का ही फंक्शन रखना है, g के अंदर gx का फंक्शन रखना। तो देखिए g क्या था, ये 3x। अब इसके x की जगह हमको क्या रख देना है 3x, उसी की जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 जाए 9x², रिजल्ट आ जाएगा 27x²। ये हमारे पास आ गया गॉग। अब उसने कहा था फॉब बताइए, फॉब पे आ जाइए। तो हमारे पास क्या होगा, fx के अंदर, मतलब यहाँ पे हमें fx का फंक्शन रख देना है। तो था क्या, ये एक तो cos था पहले से ही, और x से हमको फिर से हमें क्या रख देना है, cos x रख देना है। ये बात आप इस तरह समझिए, जिससे आपके पास fx बराबर दिया जाता था, कुछ भी लिखा है 3x², और यहाँ कह देता f2 लिखो, तो आप क्या करते, जहाँ x होता है तो वहाँ क्या लिख देते 2। तो ऐसे हमने यहाँ पे किया है कि जो फंक्शन बोला उसके अंदर उसी फंक्शन, मतलब उसको उठाइए और पूरी वैल्यू रख दीजिए x के स्थान पे, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरे चैप्टर चलेंगे। देखिए अगला चैप्टर हमारे पास है इन्वर्स। इन्वर्स में हम लोग जब चलेंगे तो आपको पहले सिंपल से मान याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, मान याद रखने पड़ेंगे 0, 30, 45, 60 और 90, जिसको हम लोग इसको π/2, π/3, π/4 और π/6 के नाम से, मतलब यही सब देंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन का मान क्या होता था, याद हो, साइन 0 का मान 0, 1/2, 45 1/√2, √3/2, और यहाँ पे 1 होता है। अपोजिट लिख दोगे तो यहाँ पे cos का बन जाएगा, cos 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan का कैसे बनेगा, यहाँ पे अपॉन कर दो तो 0 हो गया, अपॉन 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया, पूरा सेम टू सेम कट गया, 1 आ गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, और 1 में अगर 0 का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आ गया। अब इनके अपोजिट क्या होते हैं, कॉसेक, ठीक है, सेक एंड कॉट। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो भी जहाँ 0 था वहाँ पे बन जाएगा इन्फिनाइट, यानी कि यहाँ इन्फिनाइट, यहाँ पे इन्फिनाइट, और फिर इस वाले के बीच में यहाँ पे इन्फिनाइट। जहाँ 1 है वहाँ 1 रहेगा, 1 1 एंड 1, और जहाँ पे इन्फिनाइट था वहाँ 0 हो गया। बाकी सब रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स 2, इसका रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2/√3। अब ऐसे उल्टा लिख दीजिए तो 2/√3, यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे 1/√3 हो गया। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद आपके पास आता है कि हमारा इन्वर्स है क्या। भाई समझिए साइन थीटा बराबर आपके पास लिखा हुआ है x, तो जो थीटा है वो क्या है, एक्चुअली साइन इनवर्स x है।
तो यहाँ पे ये जो x है ये वैल्यूज़ हैं 1/2 1/3 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू में हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे जब इसको करेंगे भाई, ठीक है, सीरियस पढ़ो थोड़ा, बोर्ड एग्जाम है। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 कितने वैल्यू होती है π/6 के, तो हम लिख देंगे साइन π/6 और ये दोनों क्या हुआ कैंसिल, यानी कि आंसर आ गया π/6। ऐसे कॉस का टैन का कॉट का सब का निकालेंगे, इनमें दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है जब हमारे पास आ जाता है ये चीज़ निगेटिव में। साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा है तो साइन बड़ा आसान होता है, आगे आप माइनस लगा दीजिए, सीधे साइन इनवर्स 1/2 लिख दीजिए। और इसको करने का तरीका यही है जो ऊपर लिखा है, यानी कि आपका आंसर जैसे ये सॉल्व किया वैसे इसमें भी आएगा, पर माइनस का π/6 आएगा। तो हमको समझना क्या है कि कहाँ पे दिक्कत होगी, तो याद रखना कॉस, ठीक है, इनवर्स में अगर माइनस लगा है, या फिर सेक इनवर्स में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, या फिर हमारा कॉट में माइनस लगा हुआ है ना। तो हमारे पास उनके आगे पाई माइनस करना पड़ता है, यानी कि सभी में पाई माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, सेक इनवर्स 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स 1। अब इनकी नॉर्मल जैसे वैल्यू हम लोग निकालते थे वैसे निकाल के सॉल्व कर देंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 हमारे पास वैल्यू थी कॉस π/3 की, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस π/3। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इनको कर लेंगे, बाकी सब में सिर्फ माइनस आपको आगे लगा देना है, सीधा सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास कहलाती है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, रुकिएगा एक मिनट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए tan इनवर्स √3 लिखा है, फिर माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इसके कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस वन। तो आपको ये पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारी tan की होती है उसकी रेंज क्या होती है, या फिर सेक की क्या होती है। जैसे माइनस का π/2 से लेकर π/2 होती है और इसकी होती है 0 से पाई तक, ठीक है। तो ये हमको लेके चलना है। यहाँ पे आप समझिए tan इनवर्स √3 बराबर थीटा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो गया tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ पे अगर सेकेंड से √3 कितने वैल्यू होती है, जल्दी बोलिए, tan π/3 की। तो tan थीटा बराबर हो गया tan π/3, तो थीटा हमारे पास आ गया π/3, यानी पहली चीज जो आ गई, पहला जो आ गया वो हमारा π/3 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरे को करेंगे, तो यहाँ पे सेक इनवर्स लिखा था, माइनस का 2 था, बाहर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स माइनस का 2 लिखा हुआ था, इसको हम लेके चलें तो मैंने बताया था पाई लिख देते आगे, तो पाई माइनस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास कितने की होती है, हमें ध्यान देंगे, कॉस 1/2 वैल्यू होती है 60 की, तो इसका उल्टा हो गया, यानी कि हमारे पास ये हो गया कॉस π/3 की, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया सेक इनवर्स सेक π/3। सेक से कैंसिल हो गया तो पाई माइनस का π/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2π/3। देखिए आपकी एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू है, दोनों यहाँ रख देंगे, तो π/3 में से माइनस करना है 2π/3 को और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस का π/3। आप चाहे तो सीधे यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे अलग अलग सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको कठिन ना लगे। रिजल्ट क्लियर। तो ये हमारे पास एक आंसर हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें फार्मूले लगते हैं। जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो बनता है जा करके tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 4/3, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं tan इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस का 4/3 अपॉन में 1 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, कैंसिल करेंगे 2, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 अपॉन में 6,
ऐसे यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3 -2 अपॉन में 3। क्लियर? तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 11 अपॉन में 6 अपॉन में 1/3 और इसको सॉल्व करेंगे 2, यानी कि आपका फाइनली आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 11/2। तो कुछ इस तरह के फार्मूले भी होंगे, आपने फार्मूले को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करिए। इसे साइन इनवर्स में आ जाता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला लग जाता है, कॉस इनवर्स में 2 थीटा का लग जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू। देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल हमने लिया है, साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू π/2। हम इसको दो तरह से सॉल्व करें, या तो इसी तरफ एक फार्मूला लगा दें, ठीक है, या फिर हम यहाँ इसको भी साइन इनवर्स में ब्रेक कर लें। तो यहाँ पे लिखा हमने साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू, ये लिख दिया हमने साइन इनवर्स 1 π/2 वैल्यू, है ना, और इस ये माइनस का क्या आ गया, साइन इनवर्स 5/x। इधर हम लगा देंगे एक फार्मूला, जो क्या होता है, साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 रूट के अंदर 1 माइनस ये वाले का स्क्वायर, यानी कि 5x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 5/x रूट के अंदर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और इक्वल में हमारे पास चल रहा था साइन इनवर्स 12/x। ठीक है, साइन इनवर्स 12/x। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस का 25, ठीक है, अगर हम इसको सेकंड करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया, माइनस का 5/x और ये मल्टीप्लाई में 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास हो गया साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स। साइन इनवर्स क्या हुआ, कैंसिल, एक्स एक्स से भी क्या हुआ, कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे रूट लगा, इधर टाइम क्या लग जाएगा, स्क्वायर, यानी कि ये 144 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस का 25 इधर आके हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 169। तो एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस का 30। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन आपका इस तरह का होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल 1। ठीक है, ये 17, 18 और 2022 में पूछा जा चुका है। क्लियर? तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हम 2 को यहाँ रखते हैं, 3 का 2 का फार्मूला है, 2 को रखते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं। यानी हम यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड। चलिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे अभी हमारे पास आ गया पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड। अब ये देखिए कॉस इनवर्स इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स जेड। देखिए ये 180 में सेपरेट करते तो सेम आ जाता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो कॉस, क्लियर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स, ठीक है, और जेड हो गया। ठीक, अब ये माइनस का इधर आके माइनस लग दें सीधे बाहर, क्योंकि माइनस का होता है जाके, तो यहाँ पे रखना है। तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, से बचेगा माइनस जेड। तो आपके पास आ गया एक्स वाई माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस का जेड। क्लियर? अब माइनस का जेड इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर ले जाते हैं, इसको इधर जाते हैं, यानी कि यहाँ हो गया एक्स वाई प्लस का जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करने से हमारे पास क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस का वाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का करेंगे 1 आया, इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आया, वाई का करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, इसके साथ करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy जेड हो गया। ये बाकी अलजेब्रा वाले फॉर्म सब इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, पहले से ये क्या था प्लस का, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का, और यहाँ पे ये प्लस का 2xy जेड इक्वल क्या हुआ 1। ये दोनों क्या हुए कैंसिल, और ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
प्लस का 2xyz इक्वल टू 1, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, और हमको प्रूफ करके लाना है इक्वल में π/4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, जहाँ पे माइनस का 1/√2 से बड़ी और बराबर वैल्यू एक्स की है और छोटी है या बराबर है 1 की, ये हमें रखना है। तो हम इसको यहाँ से लेके चलेंगे और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तुमने क्या किया, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई, यानी रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस के रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे हो गया रूट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, इसके अपोजिट का हमने कर दिया मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस एक्स रूट के अंदर माइनस का 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। तो देखिए ऊपर होल स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस का 1 माइनस एक्स माइनस का 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये हो गया tan इनवर्स 2 माइनस का 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और अपॉन में यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स, 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्स 2x हो जाएगा, जहाँ पे हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो tan इनवर्स 2 कॉमन ले चुके, तो 1 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अपन मल्टीप्लाई, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया x बचा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, x बराबर लेट कर लेंगे, हमने लेट कर लिया, लेट x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस का रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा, हाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 में साइन स्क्वायर बन जाता है कॉस स्क्वायर, बाहर लाएंगे तो कॉस बचेगा, यानी tan इनवर्स हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला रख सकते थे, उसमें रख दिया। तो tan इनवर्स ये हमारे पास आ गया 1 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, सॉरी माइनस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जबकि यहाँ पे हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे साइन 2 थीटा फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और साइन का एक साइन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2, जो बन जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए tan से tan क्या हो गया कैंसिल, थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो थीटा हमने माना था साइन थीटा माना, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और बाई 2 को हमने रख दिया बाहर, इसको ब्रेक कर लेंगे तो 1/2 ये होता है कॉस के फॉर्म में, तो π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ये डायरेक्ट मैंने रखा है, आप इसको डायरेक्ट तैयार कर लीजिए ताकि आप पढ़ सके इसको। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे π/4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज द आंसर एंड प्रूवमेंट। चलो देखो अगला चैप्टर हमारे पास है मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है जहाँ पर सभी एलिमेंट्स को हम लोग इस फॉर्म में रखते हैं जहाँ पे रो और कॉलम में आता है। तो आपको इसका एक ध्यान देना है कि आरसी मतलब क्या होगा, रो पहले होगी और कॉलम बाद में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 2, तो इसका मतलब है 3 रो लेनी है और 2 कॉलम, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या होगा A1 A2 11 और यहाँ पे हो जाएगा 12। इसे यहाँ पे A21 A22 A23 A31 और A32। तो यहाँ देखिए 3 रो हो गई, पर कॉलम कितने हैं 2। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर कोई मैट्रिक्स बनाने का तरीका होता है। अब वहाँ पे लिखा होगा कि आपके पास AIJ बराबर दे रखा है 3i प्लस का 4j, और आपसे कहेगा 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। 2/2 की मतलब 2 ऑर्डर और 2 मैट्रिक्स की, यानी हमारे पास यहाँ बनाना है A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स आपको बनानी है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे,
पहली पहली वैल्यू आई की होती है, दूसरी वैल्यू जे की होती है, यानी हम इसमें रख दें 3 × 1 प्लस का 4 × 1। दूसरे वाले में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 प्लस का 4 × 2। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 3 × 2 प्लस का 4 × 1। इसमें आ जाएंगे तो 3 × 2 प्लस का 4 × 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 प्लस 4, 3 × 2 = 6 प्लस 4, 3 × 1 = 3 प्लस का 8, ठीक है, और 3 × 2 = 6 प्लस का 8। तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आ गया, 7, 10 और 11 देन 14। तो इसको आप अलग अलग भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे एक आता है माइनर फैक्टर और एक आता है कोफैक्टर, ठीक है, वो कुछ इसी तरह से हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो इनको निकालना तरीका समझ में आ गया। ये चीज़ इस तरह दिया जाए, मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया जाए, आपसे पूछ लेते हैं हमारे लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे लिखा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लिखा है, क्या ऑर्डर क्या आएगा, ये मल्टीपल में आ गया ऑर्डर। तो आपका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, 2, कितने कॉलम है, 3, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 × 2 = 6, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 6। वो पूछ सकता है A21 का मान बताइए, तो A21 ये है, यानी 6 हो गया। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ऐसे बता सकते हैं सारी चीज़। तो ये आपको पता होना चाहिए। 11, 12, 13, 14 पहली रो में चलेगा, फिर 21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ऐसे चलेगा, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे चलेगा। तो ये हमें बताने वाली चीज़ हो गई। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इस तरह से कि मान लीजिए लिखा है 3x + 7 y + 1, यहाँ पे लिखा है 5 2 - 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है इक्वल में 0 y - 2, और यहाँ पे लिखा हुआ 8, ये लिखा 4। कहेगा भाई बताइए x का मान क्या है। तो देखिए ये पहला है, तो इक्वल की इधर वाला पहला एलिमेंट ये है। अगर मान लीजिए प्लस यहाँ पे कुछ लिखा होता तो पहले हम ऐड करते, या सब्ट्रैक्ट तो पहले सब्ट्रैक्ट करते फिर हम कंपेयर करते, यानी सिंगल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, हमको सिंगल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तब यहाँ पे कंपेयर करके लिख सकते हो। तो 3x + 7 = 0, ठीक है। तो आपके पास 3x इक्वल क्या हो जाएगा, -7, सो x इक्वल हो जाएगा -7/3। आप ऐसे कंपेयर करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन मिलता है और कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि 2 मैट्रिक्स दी जाए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y + z, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x + z, फिर आपके पास लिखा है y + z, और इक्वल में बोल रहा है 9, 5, 7, कहेगा फाइंड द वैल्यू x, y एंड z। तो आप देख रहे हैं पहले में क्या लिखा है, x + y + z = 9 है, जबकि x + z, यानी x + z को अगर हम हटा दें तो वो वैल्यू 5 है, ठीक है, और y + z को अगर हटा दे रहे हैं तो 7 है। यहाँ पे रख दीजिए, x + z की जगह हमने 5 रखा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आ रहा है, तुरंत कैसे करेंगे, 5 + y = 9, ये उधर गया तो y = 4 आ गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम रख देते हैं y = 4, देन z इक्वल क्या आ जाएगा, 7 - 4, यानी कि z इक्वल आ गया 3, 3, 4, 7, और यहाँ पे रख देंगे तो y x की वैल्यू आ गई 2, यानी x का मान आ गया 2। बहुत जल्दी मल्टीपल में निकाल सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर लेंगे, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर हमारे पास मैट्रिक्स का ऐड करना होता है, तो हमने आपको बताया था सेम एलिमेंट को ऐड या सेपरेट करते हैं, जैसे मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा हुआ है और आपको ऐड करना है 4, 5, 6, 3, 4, 2, तो आपके पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड करना है, ये नहीं कि पहले किसी और के साथ, ये नहीं करना, पहले को पहले के साथ सेपरेट करना है, तो भी पहले को पहले से ही सेपरेट करना है। ये हो गया नॉर्मल सी बात ऐड वाली। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो a बराबर हमारे पास दे रखा है 1, 2, 5, 3, 4, 6, और b इक्वल आपके पास दे रखा है 4, 2, 1, 0, 1, 5। देखिए होता क्या है कि रो में जितने एलिमेंट्स हों कॉलम में उतने एलिमेंट होने चाहिए, अगर उतने हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अगर नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। कैसे करेंगे, ए बी अगर हमको पता करना है, हम कैसे करेंगे ए बी, तो हमने लिखा पहले यहाँ पे 1, 2, 5, यहाँ लिखा 3, 4, 6, यहाँ पे हमने क्या किया 4, 2, 1, यहाँ लिखा 0, 1, 5। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो पहले का पहले के साथ 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। अब इसी बार यहाँ करेंगे 1 का 0 के साथ 0, 2 का 1 के साथ 2, 5 का 5 के साथ 25। अब जब दूसरी रो पकड़ेंगे तो दूसरी वाली रो में आ जाएंगे, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, यहाँ पे आएंगे तो 0, 4 1 जा 4, 5 6 जा 13। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 8 5 13, 26, 27,
और 34, ये आपका हमारे ए बी आ गया। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं बी ए होगा कि नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन ये होता है, कहेगा कि ए बी बराबर बी ए है कि नहीं है, या माइनस बी ए कि नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर ए डैश क्या चीज़ होती है, ए डैश मतलब होता है कि जो भी हमारा रो था वो, सॉरी ए में जो ए था रो था वो ए डैश में कॉलम बन जाता है। यानी अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो वो कॉलम बन जाएगा A1 A2 और A3। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ए डैश काम आता है कहाँ हमारे पास, एग ज्वाइनिंग वाले में, ठीक है, ए इनवर्स वाले में पता करना पड़ेगा। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन अभी क्लियर हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये सिंपल सी बात है, कह रहा है ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर ऑफ एन दे रखा है, तो विच आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रूव करना है हमको कि जो ए बी का इनवर्स है वो इक्वल होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, देख लीजिए। हमको ये पता है कि जो ए बी है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, तो हमें क्या मिलता है, ए बी बी इनवर्स और साथ में ए इनवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बी और बी इनवर्स का मान होता है, वो होता है आई, इनवर्स मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं आई, लिख सकते हैं, साथ में यहाँ लिख दिया ए इनवर्स। अब यहाँ पे अगर हम ए इनवर्स को ले लें तो भी हमारा वही मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी चीज़ वही बन गई कि ए इनवर्स के साथ भी हमारा क्या हो गया, आई बन गया, ठीक है। और या ए के साथ अगर हम आई को ले लें, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ए आई ले लें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ए बन सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया, यानी हमने इसको रखा तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास ए और साथ में ए इनवर्स, ठीक है। इसके साथ ले लेंगे। बाकी आगे देखिए, दूसरा आगे हम यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार से, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ अगर ए बी को ले लेते हैं तो बी इनवर्स, ठीक है, साथ में ए इनवर्स ए के साथ बी आ गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बी इनवर्स आई बी लिख सकते हैं। अब बी इनवर्स बी को क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे आई, ये भी चीज लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जो ए बी इनवर्स आया वही हमारा जो इसमें आया वही यहाँ पे इक्वल में आई आया था ना, यहाँ इक्वल आई लिखना था, फाइनल लास्ट में लिख देते हैं आई। जो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आया वही यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ये बहुत पूछा, बाकी आप क्वेश्चन मैंने दे रखा है, उसको एक बार देख सकते हैं कैसे क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगर मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ दी जाए, ए दी जाए, और हम देखिए यहाँ पे अगर ए बराबर कुछ भी दिया जाए, मतलब 3 5 7 4, तो जैसे यहाँ 5 ए लिखा है, तो यहाँ पे हम ए का मतलब होता है कि सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15, यहाँ पे 25 35 और ये 20। भाई इतनी बात ध्यान रखना, बाकी आपने सीख लिया है कि अगर ए का ए के साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो चाहे ए स्क्वायर के साथ ए का करो तो ए क्यूब हो जाएगा, और इस तरह की कंडीशंस को लगा के कुछ सवाल कराएगा। तो मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही है, बाकी इसके मैट्रिक्स और क्या नाम है सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स, ये दो चीज़ ध्यान रखना कि अगर ए डैश दोनों ही बराबर आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और अगर ए डैश हमारा माइनस ए के बराबर आ जाता है तो इसकी सिमेट्रिक कहलाता है। इस बात को बस ध्यान रखना, ये एक दो नंबर पूछ लेता है और कुछ नहीं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, और ये कहलाता है सिमेट्रिक। क्लियर? तो ये टॉपिक बस खत्म। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।